अगर किसी फीमेल को पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में या कमर में दर्द हो रहा है, या फिर उसको यूरिन पास करते वक्त, लैट्रिन पास करते वक्त, या फिर इंटरकोर्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और यूरिन में और स्टूल में अगर उसके ब्लड आ रहा है, और कोई भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है लाइक मेनोरेजिया, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है या इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो ये सारे साइन सिम्टम्स आपके एंडोमेट्रियोसिस के भी हो सकते हैं। आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज मैं कुछ जानकारी शेयर करूंगी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक बहुत ही मेन डिजीज़ है। इंडिया में हर साल 1 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस इसके डायग्नोस होते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है। बहुत सारे केसेस में हमें एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें नॉर्मल चीज़ क्या होती है कि यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी हर महीने ग्रोथ होती है। पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आपका हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, तो हार्मोन्स के अंडर में ही उसकी जो अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, उसमें ग्रोथ होती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो यही जो इंक्रीज जो ग्रोथ हो रखी है, ये आप जो फीटस होता है, ग्रोइंग फीटस, उसको न्यूट्रिशन दे देती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये शेड ऑफ हो जाती है मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में। जो हर महीने फीमेल के पीरियड्स आते हैं उसमें ये एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, लेकिन यही एंडोमेट्रियम अपनी जगह पे ग्रो ना करके, जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, वहाँ पे ग्रो ना करके किसी दूसरी जगह पे ग्रो हो रही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर किसी और जगह पे ग्रो हो रही है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब दूसरी जगह क्या है, यूट्रस से बाहर देखिए ट्यूब के आसपास हो सकती है, ओवरीज के आसपास हो सकती है, और इवन कई केसेस में तो ये पेल्विक रीजन को छोड़ के इंटेस्टाइनल रीजन तक भी पहुंच जाती है। वही एक्टिव एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है जो यूट्रस की लाइनिंग का होता है, हर महीने ग्रो करता है, हर महीने शेड ऑफ होता है और वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। अब ये ब्लीडिंग अगर उसको निकलने का रास्ता मिल जाता है, चाहे वो यूरिन के रास्ते निकले, चाहे स्टूल के रास्ते निकले, चाहे वेजाइना के रास्ते निकले, ठीक है, तो ये बॉडी में से निकल जाएगी, जो कि फिर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और पेशेंट को अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि ये ब्लीडिंग ऐसी जगह हो जाती है कि इसको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो अंदर फिर उसकी ब्लड की गांठ बन जाएगी, क्लॉट बन जाएगा, और वो फिर कंडीशन पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल होती है। इन सारी कंडीशंस को, जिनमें एंडोमेट्रियम की ग्रोथ यूट्रस से बाहर किसी और जगह पे होती है, तो अब नॉर्मल जगह पे होती है, उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सबसे जो मेन सिम्टम होता है वो इसमें यही होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिसमेनोरिया होता है, इंटरकोर्स के टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, और यूरिन में और स्टूल में ब्लड भी उसके आ सकता है। तो जब पेशेंट ये सारे साइन सिम्टम्स हमारे पास लेके आते हैं तो हमें थोड़ा सा शक होता है, तो प्रॉपर डायग्नोस के लिए फिर हम उसका कुछ टेस्ट करवाते हैं। कैसे पता चलता है इसके बारे में, क्या डायग्नोस्टिक इसके टेस्ट हो सकते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड तभी सक्सेसफुल है जब वो ब्लड एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो चुकी हो और वो ब्लड का अगर क्लॉट बन गया, गांठ बन चुकी है वहाँ पर, और वो ब्लड बाहर नहीं निकला है बॉडी से, तो वो चीज़ अल्ट्रासाउंड में आ जाएगी। लेकिन वो तभी आएगी जब वहाँ पे अच्छा सा कोई मेजरेबल साइज़ का क्लॉट बन चुका होगा। अदरवाइज जो इसका परफेक्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है इसकी लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी से बिल्कुल इसका डायग्नोस भी हो जाता है, और कुछ हद तक लेप्रोस्कोपी से इसका साथ के साथ ट्रीटमेंट भी हो जाता है। लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि जो आपकी नाभि है, नेवल, इसके पास छोटा सा इंसिजन देके उसके अंदर से लेप्रोस्कोप डालते हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट साइज, उसकी लोकेशन, कितना एक्सटेंट है, किस साइज तक वो गया हुआ है, वो सारी चीज़ें लेप्रोस्कोपी से क्लियर हो जाती है, और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। और जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले हमें इसका पेन मैनेजमेंट करना होता है। देखिए, पेन एक प्रोमिनेंट सिम्टम है, तो पेन को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जो डॉक्टर्स देते हैं, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें आपको हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है कि आपको पूरे महीने कुछ हार्मोन्स की प्रॉपर डोजेस की मेडिसिन दी जाती है, और उसकी वजह से भी ये सिस्ट जो क्लॉट बन गया होता है वो डिजोल्व हो जाता है, आपके पीरियड्स जो है रेगुलर हो जाते हैं। लास्ट में इसका जो इलाज होता है वो होता है सर्जरी से, जो कि लेप्रोस्कोपी से हो सकता है, डायग्नोस भी हो सकता है, साथ के साथ ट्रीटमेंट भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके कंप्लीट आयुर्वेदिक व्यू के बारे में।
आयुर्वेद में क्या कहा गया है इसको? आयुर्वेद में इसको वातिक योनि व्यापद के अंडर काउंट किया गया है। देखिए टोटल 20 तरह के योनि रोग बताए गए हैं। जितनी भी वेजाइनल डिजीज़ हैं, यूट्रस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज़ हैं, उन सबको 20 तरह के योनि रोगों में काउंट किया गया है। उन्हीं में से एक है वातिक योनि व्यापद, जिसमें हम एंडोमेट्रियोसिस को काउंट करते हैं। और इसका जो रीज़न बताया गया है वो बताया गया है कि मल मूत्र के वेगों को लंबे टाइम तक रोकना। मतलब आप बहुत लंबे टाइम से मल मूत्र के वेगों को रोक रहे हो, या फिर आपका जो डाइट सिस्टम है वो बहुत इरेगुलर है, आप टाइम पे नहीं खाना खा पा रहे हो। या देखिए 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। जितने भी योनि रोग होते हैं उनमें वात तो जरूर दोषित होता है। वात के साथ हो सकता है कि दूसरा दोष भी इंक्लूड हो, लेकिन वात तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जितना भी जो वातवर्धक जो खान पान होता है, हमारा आहार विहार होता है, उसका ज़्यादा सेवन करना, ठीक है। और खाने का आपका प्रॉपर एक रूटीन ना होना, या लंबे टाइम तक आपको कॉन्स्टिपेशन रहना, या एक्सरसाइज की कमी होना, यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होना, ये सारे कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं वातिक योनि व्यापद के, जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट है और 100% यही नहीं वजह से होते हैं। हालांकि एलोपैथिक में इसका कोई भी प्रॉपर रीज़न नहीं बताया गया है। लेकिन मलमूत्र के वेगों को धारण करने से क्या होता है कि देखिए जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो एक वात की गति होती है। 5 तरह की वात होती है हमारी बॉडी में। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है उसकी गति नीचे की तरफ होती है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में उसकी गति ऊपर की तरफ हो जाती है, जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जाती है, और वो आपकी पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अब देखो वात की दृष्टि है तो वात के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है पंचकर्मा में उत्तर बस्ती। हालांकि कुछ मेडिसिन्स भी साथ में दी जाती हैं, लेकिन मेडिसिन्स के साथ साथ अगर आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हो, सर्जरी अवॉइड करना चाहते हो, तो फिर आपको पंचकर्म में यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए आपकी उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं, विरेचन भी दिया जाता है, क्योंकि जो दोषों का ऊपर की तरफ गमन हो रखा है, ऊर्ध्वगमन हो रखा है, उनको आपको नीचे की तरफ फ्लो करना है। तो इसके लिए विरेचन भी दे सकते हैं, बस्ती भी दे सकते हैं। वो डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करने के बाद एडवाइस करते हैं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ हैं, जैसे हरितकी है, हरड़ जिसको हम बोलते हैं, अशोका, दारू हरिद्रा, लौद्र और अर्जुन, अश्वगंधारिस, त्रिफला चूर्ण, अभ्रक भस्म, कचनार गुगुल, जो कि एंडोमेट्रियोसिस में बहुत प्रोमिनेंटली यूज की जाती हैं। लेकिन ये सारी मेडिसिन्स अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छी तरह से कंसल्ट करेंगे, तो प्रॉपर चेकअप के बाद ये दी जाती हैं। और आयुर्वेद में एंडोमेट्रियोसिस का बिल्कुल कंप्लीट क्योर है बिना हार्मोन्स के, क्योंकि आप हार्मोनल टैबलेट खाते हो तो उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। कई लोग इस चीज़ के लिए, जस्ट सपोज कीजिए कि अभी आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, आप कंसीव करना चाहते हो और सर्जरी अवॉइड करना चाहते हो, तो आपके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बिल्कुल बेस्ट है। तो अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।